प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उसको आगे लेकर के चलते हैं। बेसिकली हम लोगों ने टूल में देखा था एंजाइम्स के बारे में। आप सब ने देखा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस अगले टूल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मे बी इसके बिना शायद बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं था। कभी भी एक स्मॉल बैक्टीरिया जो माइक्रोस्कोपिक होता है, आप सबको पता है, दे आर वेरी 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 डेंजरस फॉर अस एंड दे कॉजेज सम डेंजरस काइंड ऑफ डिजीजेस, डेंजरस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स जो कि कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल हो सकते हैं। बट इसके अलावा भी देयर आर सम यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ अ बैक्टीरिया जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जैसे कि आपको पता है कि दे आर डिकम्पोजर्स। इसके अलावा बैक्टीरिया के बहुत सारे यूजेज होते हैं। जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हो तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको बताया जाता है कि बैक्टीरिया कैसे हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की एक खास बात जो पिछले वीडियो में हमने आपको पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया जो होता है उसके पास एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है क्या, प्लाज्मिड। और हमने बताया भी था कि प्लाज्मिड होता क्या है। तो मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लीज़ अपने आंसर्स आप लोग कमेंट में लिखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली सभी वीडियोस आप लोगों तक बहुत ईजिली पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बेसिक हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर की। तो हमें पता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड टूल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर। वेक्टर इज समथिंग विच कैरी द फॉरेन डीएनए। वेक्टर कुछ ऐसा होता है जो कि फॉरेन डीएनए को कैरी करता है। फॉरेन डीएनए कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हमें पता है कि ये कोई सेल है और इसके अंदर कोई डीएनए है। इसी डीएनए का एक्स जीन हमें चाहिए जो कि हमारे लिए फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए होगा। इस जीन को हमें किसी सेल में डालना है, लेकिन इस जीन को इस सेल में लाने के लिए, यानी अगर हम कह दें सेल ए से बी में लाने के लिए, वी नीड समथिंग विच कैरी दैट पर्टिकुलर जीन। तो वहां पर उसको कैरी करने के लिए जो होता है वही क्या होता है, वही वेक्टर कहलाता है। प्लाज्मिड इज अ काइंड ऑफ वेक्टर। अब प्लाज्मिड क्या है, इसका आंसर आपको देना है, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में बताया जा चुका है। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेकर के चलते हैं। बेसिकली वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, वेक्टर इज अ टूल यूज टू क्रिएट आरडीएनए इन बायोटेक्नोलॉजी। आपको अच्छी तरह से पता है कि आरडीएनए को बायोटेक्नोलॉजी मींस आरडीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी को दो नामों से जानते हैं। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आरडीएनए टेक्नोलॉजी मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो टूल यूज होने वाला है वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना इसके पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और मैंने पहले आपको बताया था, दे मे बी नेचुरल और दे मे बी आर्टिफिशियल। ये डिपेंड करता है कि उनको कैसे बनाया गया है, बिकॉज हमें इनके कैरेक्टर्स के बारे में अच्छी तरह से पता है। अगर हम इसका कैरेक्टर कहीं और क्रिएट कर दे रहे हैं जो इसके जैसा ही नेचर रखता हो, सो हम अपना अगला जो वेक्टर है जो कि आर्टिफिशियल वेक्टर होगा वो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल वेक्टर जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं नेचुरल वेक्टर्स के बारे में कि नेचुरल वेक्टर क्या होता है या प्लाज्मिड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल वेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, या इसका जो बहुत बड़ा गुण होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के साथ। जो पहला है वो है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट। सो इट मस्ट बी हैज इट्स ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट्स। इसके पास इसका ORI साइट होना चाहिए। ORI साइट क्या होता है, डीएनए का वो साइट जहां से डीएनए डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो इसके पास इसका ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। इट मस्ट बी इट हैव देयर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसके पास इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या होता है। तो इसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा लिखा है यहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। क्लोन मीन्स क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू काइंड ऑफ डिफरेंट डीएनए। जब हम दो अलग अलग डीएनए को एक साथ जोड़ते हैं तब इसे हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। तो वेक्टर जो है वो डीएनए क्लोनिंग में यूज किया जाता है। क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग क्लोनिंग साइट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो लिखे गए हैं। जस्ट हम लोग स्ट्रक्चर में पहुंचेंगे तो इसकी बात होगी। डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स। रिस्ट्रिक्शन साइट मीन्स, रिस्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है, कटेड पार्ट या काटना, या जहाँ से वो कट सकता है। जैसे ये प्लाज्मिड है फॉर एग्जाम्पल,
और हमारा ये फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए हमें अपने इस जीन को इस प्लाज्मिड के साथ इंट्रोड्यूस कराना है। कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं भाई, ये तो पहले से अपने स्ट्रक्चर के साथ है, लेकिन अगर हम इसको कट कर दें यहाँ से हमने इसको कट कर दिया और इसको फिर यहाँ से हमारा जो फॉरेन डीएनए था इसको हमने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया हमारा rDNA बनाने के लिए। तो यहाँ पर काटेंगे कैसे, कुछ तो होना चाहिए भाई, रिसीवर भी तो होना चाहिए। हम लोग खाली काट देंगे किसी भी, ऐसे थोड़े कि कैचे लेकर के काट दिए उसको, उसका एक साइट होता है, पर्टिकुलर साइट से उसको कट किया जाता है। सेम उसी साइट से हम अपना फॉरेन डीएनए क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, देन वी हैव क्रिएटेड आवर rDNA। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है इसके पास अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। सो ये प्लाज्मिड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। जब आर्टिफिशियल प्लाज्मिड प्रिपेयर किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या फिर YAC, या फिर कॉस्मिड, या फिर फास्मिड, ये सब जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें इन सभी कैरेक्टर्स को मेंशन किया जाता है ताकि वो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक नेचुरल वेक्टर की तरह एक्ट करे। सो चलिए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ये जो है वो प्लाज्मिड है और एक नेचुरल वेक्टर कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर ये सर्कुलर डीएनए है, पहली चीज सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें अलग अलग बाइंडिंग साइट्स आप देख सकते हो, अलग अलग यहाँ पर नाम लिखा है, PST फर्स्ट होता है, PST सेकेंड होता है, PVU होता है, ठीक है, ढेर सारे साइट्स होते हैं जिनमें से कुछ क्या जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके नाम आपको लिखाए गए यहाँ पर। इको RI, हिंड थर्ड, बाम HI, सेल फर्स्ट, सेल सेकेंड, नेट फर्स्ट, ये सभी इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जिसको क्या कहते हैं, एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। इसमें आर्टिफिशियली जब कुछ चेंजेस किए गए हैं तब इसका नाम प्लाज्मिड से हटा करके, यानी प्लाज्मिड तो एक स्ट्रक्चर हो गया जो कि एक बैक्टीरियल सेल में है, लेकिन प्लाज्मिड से इसका नाम हटा करके क्या रख दिया गया, PBR 322। इसमें आप ये जो साइट्स देख रहे हैं इन साइट्स का अलग अलग मतलब होता है, इन साइट्स का अलग अलग नेम होता है। मींस एक वेक्टर को हम जब नाम प्रोवाइड करते हैं तो उसके नेमिंग के भी जो नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, सो नॉमेनक्लेचर देयर आर सम रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर वेक्टर के नॉमेनक्लेचर के भी कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स आपको हायर बुक्स में, MSc की बुक्स में अक्सर मिल जाते हैं, आप ऐसे नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली क्योंकि हम उस रूल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग टॉपिक कुछ और पढ़ रहे हैं, तो उस पर हम लोग को कंसंट्रेट करना है। हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देते हैं। ये जो नाम आपको लिखे गए इनका जो नेमिंग होता है उसका एक सिस्टम होता है, वो कुछ डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इको RI, इको RI क्या है, ई जो एक्सरीचिया कोलाई बैक्टीरिया से रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इको RI में दो चीजें आपको इंक्लूड की गई हैं। पहला तो ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है जहां से आप इसको कट कर सकते हो, पहली चीज, और दूसरी कि ये इको जो दर्शा रहा है, इको जो शो कर रहा है वो है एक्सरीचिया कोलाई। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लाज्मिड जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया से ढूंढा गया था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। और अगर कोई क्वालिटी पूछे आपसे, क्या पूछे, क्वालिटी ऑफ अ वेक्टर और क्वालिटी ऑफ प्लाज्मिड, तो आप ये सारी चीजें उसमें बता सकते हो कि इसके पास इसका ORI साइट होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए जहां पर हम अपने फॉरेन डीएनए को इजीली क्या कर सके, बाइंड कर सके। इसके अलावा इसमें क्या होने चाहिए, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए ताकि हम इसको इजीली कट कर सके और कट करके अपना फॉरेन डीएनए उसमें ऐड कर सके। सो दिस इज द प्लाज्मिड एंड वेक्टर। नाउ हम लोगों को अब जो पढ़ना है आगे इस सेशन में कि जो टूल्स हैं उसमें आपका एंजाइम हो गया, वेक्टर हो गया, अब आपको जो बचा है वो है कॉम्पिटिएंट होस्ट। तो नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, होस्ट पढ़ना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टूल जिसको कहते हैं कॉम्पिटिएंट होस्ट। होस्ट क्या होता है, जो हमारा rDNA है जो हमने बनाया, rDNA कैसे बना, पहली चीज प्लाज्मिड प्लस टारगेट जीन या फिर फॉरेन डीएनए। जब हम प्लाज्मिड के साथ अपना टारगेट जीन या फॉरेन डीएनए जोड़ देते हैं तब हमारा क्या बन जाता है, rDNA। जैसे ये है, मान लेते हैं कि प्लाज्मिड हमने बैक्टीरियल सेल से ले लिया, ओके, और ये टारगेट जीन हमने किसी सेल X से लिया है जो कि अननोन, बस समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी सेल से ले लिया है। हमने दोनों को एक साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आप इसको देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा, जो पार्ट, वो आपका टारगेट जीन है और ये आपका प्लाज्मिड है।
जस्ट अभी मैंने इसी वीडियो में आपको इसका स्ट्रक्चर बताया, ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे कट कर सकते हैं। वी यूजेस सम काइंड ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड वी आर आल्सो यूजेस फॉर एडिंग, तो उसमें लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं हम लोग, जो कि आपको पहले वीडियो सेक्शन में बता दिया गया है, तो आप लोग उसको देख लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर ये हमारा rDNA प्रिपेयर हो गया। अब इस rDNA को हमें किसके अंदर डालना पड़ेगा, होस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। होस्ट जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, जैसी हमें ज़रूरत हो। एक तो आपका प्रोकैरियोटिक होस्ट हो सकता है और दूसरा होस्ट आपका हो सकता है यूकैरियोटिक। मोस्टली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होस्ट में, प्रोकैरियोटिक होस्ट में हम लोग बैक्टीरियल सेल का यूज़ कर लेते हैं और यूकैरियोटिक में अक्सर ईस्ट का यूज़ किया जाता है। बेस्ट होस्ट जो होता है वो यूकैरियोटिक ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल इज मोर एडवांस दैन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं होस्ट को। अब ये जो हमारा टारगेट जीन है, मान लेते हैं ये किसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है और वो प्रोटीन हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट पे प्रोड्यूस कराना है, तब हमें उसके लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये हमारा होस्ट हो गया। अब इस rDNA को हम इंसर्ट करा देंगे, क्या करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे, इंसर्ट इनटू होस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि होस्ट के अंदर जब ये आएगा तो होस्ट का अपना भी DNA होगा, मीन्स अपना क्रोमोसोम उसके पास पहले से होगा, प्लस हमने ये rDNA इसके अंदर डाल दिया। अब ये दोनों, यानी कि ये जो फॉरेन DNA जो प्लाज्मिड के साथ ये DNA आया हुआ है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम नेचर की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी अटैच होती हैं एक दूसरे से। ये जो हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया टारगेट जीन के साथ, टारगेट जीन के साथ ये जो आपका प्लाज्मिड है, ये जो है वो जुड़ जाएगा किसके साथ, आपके उस होस्ट के DNA के साथ। और फर्दर जब इसके साथ जुड़ेगा तो आपको अच्छी तरह से पता है कि DNA ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करने के बाद आपको पता है DNA से ट्रांसक्रिप्शन में पहले क्या बनेगा, mRNA, और mRNA से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन के बाद क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा, ये उसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा जो कि हमारे इस टारगेट जीन में है या टारगेट DNA में है। यानी कहीं और का कैरेक्टर, कहीं और बनने वाला प्रोटीन हमने कहीं और बना लिया और लार्ज स्केल पर हम प्रोड्यूस करते हैं जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ड्यू टू द होस्ट, क्योंकि होस्ट था इसीलिए हमने जो इंट्रोड्यूस कराया हुआ हमारा पार्ट था उसको जब हमने होस्ट के अंदर हम डालते हैं तो होस्ट उसको रिसीव करता है। होस्ट क्या होता है, होस्ट किसे कहते हैं, होस्ट इज समथिंग जो कि किसी को कैरी कर रहा हो और उसकी देखभाल कर रहा हो। जैसे हम लोग कहीं गए तो हम गेस्ट हो गए और जहाँ हम गए हैं वो परिवार हमारे लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो जहाँ हम गए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, सेवा भी होता है, सत्कार भी होता है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुकना है, भगाए भी जाते हैं। तो वहाँ पर होस्ट की तरह हम लोग, मतलब वो जो परिवार है वो हमारे लिए होस्ट का, यहाँ पर हमने जो rDNA बनाया है वो गेस्ट हो गया और जिसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे वो हमारा होस्ट हो गया। वहाँ पर इंट्रोड्यूस होने के बाद ध्यान दीजिएगा वो ट्रांसक्रिप्शन और क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। ये क्या होता है आपको पहले वीडियो लेक्चर में जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है, आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। ट्रांसलेशन के बाद क्या बना लेगा, प्रोटीन। और हमारा जो टारगेट है, जो प्रोटीन हम बनाना चाहते थे, जो हमारा टारगेट था, वो अब क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ये हो गया आपके टूल्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करेंगे प्रोसेसेस की, रूल्स की और प्रिंसिपल्स की, कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या करना है और कैसे कराना है और फाइनली हम कैसे अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं।